हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें 40 नंबर जो है आपके सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार, ठीक है। और 80 प्रश्न आपके होंगे सब्जेक्ट से। तो ये जो 40 प्रश्न हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ये जीएस से होगा, ठीक है। और जीएस का ये जो जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में हुआ था, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी जो है मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मिल जाएंगे जीएस के, तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नींबू है, गाजर है, संतरा है, मूली है। इसमें से बताना है विटामिन सी किस में पाया जाता है, समृद्ध स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप लोग जानते होंगे नींबू है और संतरा है, ठीक है। ये मुख्य रूप से विटामिन सी के स्रोत है, ठीक है। तो पहला तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ देता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको याद रखिएगा। और शरीर में इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। और आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुए, जो रसदार खट्टा रसदार फल होते हैं उसमें जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है। तो पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है, तो ये भी सही है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तनी में होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। पौधे में नाइट्रोजन और उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पौधे जो है नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन स्वयं अपरिवर्तनीय है और प्रोटीन बनाने के लिए हरे पौधे द्वारा जो है इसका उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता है। प्रकृति या वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन वर्षा द्वारा जो है मिट्टी में प्रवेश करता है, जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रिक जो है फाइंड बैक्टीरिया द्वारा जो है अमोनिया व नाइट्रेट में जो है परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पौधे जो है सामान्यतः अमोनिया व जो है नाइट्रेट के रूप में जो है हाइड्रोजन का उद्ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका गलत है। तीसरा नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको जो है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को सुबह का तारा और भोर का तारा, संध्या का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र भले ही सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं है, किंतु यह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस गैस, कार्बन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बने बादलों से भरा एक मोटा वातावरण है, ठीक है, जिससे गैस गर्म रहती है और शुक्र ग्रह को जो है गर्म रखती है। शुक्र का आकार जो है लगभग पृथ्वी के समान है, इसी कारण जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी को, ये भी याद रखिएगा। और शुक्र अन्य ग्रहों से भिन्न है क्योंकि यह पृथ्वी के अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन सुबह का तारा, भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। एक अच्छे ईंधन की यही विशेषता होती है कि वह कम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करें और उसकी ईंधन जो है दक्षता अधिक हो, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन की दक्षता सभी ईंधनों से सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 1972 में इसकी घोषणा की थी। 5 जून 1974 को पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 1974 को, ठीक है।
ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तब से आज तक जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 6वां नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा होता है, तो रिएक्टर पैमाना द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, यह पैमाना जो है 1935 में चार्ल्स ए रिएक्टर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार के सिस्मोमीटर और भूकंप तथा भूकंपीय तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये उद्गम स्थल इसका कैलाश श्रृंखला से है। ठीक है, तात्कालिक खोजों एवं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह पता चला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत से है। ठीक है, यह नदी तिब्बत से निकलकर कश्मीर तथा पाकिस्तान होते हुए जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो कैलाश श्रृंखला में जो है इसकी उद्गम स्थल माना जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसने पृथ्वी के लगभग 30% से अधिक भूभाग को है आच्छादित किया है। ठीक है, प्रशांत महासागर दक्षिण महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी गोलार्ध के बीच में ये स्थित है। ठीक है, और इसकी औसत गहराई अगर देखा जाए तो 13,000 करीब 215 मीटर फीट इसकी गहराई है। ठीक है, 13,215 फीट, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला, तो ये करंट से था, तो करंट में आप लोग अपडेट रहिएगा। ठीक है, तो उस समय जो हुए थे अशरफ गनी अहमद जईर हुए थे। ठीक है, तो ये करंट से था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। 10वां, 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था ब्राज़ील में। ठीक है, 2014 में। और 2018 में जो हुआ था, 2018 में जो मेज़बानी किया था वो रूस किया था। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोग हो लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट डाटा क्या है इसका एक भी जान लीजिएगा आप लोग। और इससे पहले उसने जो है 1950 में फुटबॉल विश्व कप मेज़बानी की थी ये ब्राज़ील, तो रूस 2018 में रूस में हुआ था, एक चीज़ जान लीजिए। और उसके बाद 2022 में होगा। ठीक है, तो 2022 में कहाँ प्रस्तावित है, 4 साल बाद होता है, तो कहाँ प्रस्तावित है इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 2022 में कहाँ पे होगा फुटबॉल विश्व कप, इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है ये। 11 नंबर प्रश्न है, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय ने विजेता को मिला था, तो ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, संयुक्त रूप से मिला था, वो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक ही साथ मिला था। ठीक है, और भारत के 8वें व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये दूसरे व्यक्ति हैं शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और इससे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा का मिल चुका है भारत की। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये दूसरे हैं और कुल 8वें व्यक्ति हैं, और इन्हें 2014 में जो संयुक्त रूप से मिला। और इस समय जो 2020 में मिला है, सबसे लेटेस्ट है आप लोग डाटा, ये किसको मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है WFP। ठीक है, WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको मिला है। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यह एक संगठन है जो कोरोना में करीब 100 देशों को 100 मिलियन लोगों 100 देशों के 100 मिलियन लोगों को जो है भोजन कराया है, और इसको जो है विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है WFP को, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक संगठन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2020 का है ये। ठीक है, तो ये करंट से था, तो लेटेस्ट अपडेट ये है आपका। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास करता था, तो बलबन था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था।
गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का सुल्तान था। ठीक है, बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति जो है खरीद कर 1232 और 33 ईस्वी में दिल्ली लाया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर को जीतने के बाद जो है बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन जो है इल्तुतमिश की जो है सबसे नज़दीक पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको रक्त और लोहा के नाम से, नीत के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यमजी रानाडे। ठीक है, रानाडे जो है गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जो है नरमपंथी नेता थे और 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और जिससे नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए जो है प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना भी किया था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, अब संसार की समस्त मुस्लिम तुर्की सुल्तान जो है को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे। इसी के विरोध में भारतीय मुस्लिमों द्वारा जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जलियांवाला बाग त्रासदी से कौन सा जुड़ा था अधिकारी? तो ये डायर था। ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी जनरल डायर था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जो है जलियांवाला बाग में जो है रॉलिक एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिस पर जनरल डायर ने अकारण सभा में उपस्थित भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी, जिसमें जो है 1000 से अधिक निर्दोष मारे गए थे। ठीक है, इस घटना को इतिहास में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 16वां नंबर में से पूछा गया था 2500 के 2/5 के 40% का 30% क्या होगा? तो इसको क्या करते हैं, 2500 के यानी 2/5 के गुणे 40% बटे 100 हो जाएगा, गुणे 30/30/100 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दो जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दिए तो 5 बचे 25। ठीक है, 5 एकन्नम 5 5 25, तो 5 गुणे 2 बच गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो गुणे 4 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर दिए, 5 दूनी 10, 10 चौक को 40, 40 3 120, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 120 हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर भी मैथ से था, 9/13, 17/26, 28/39 तथा 33/52 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो इसमें क्या करेंगे हम, 9/13 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 0.6923 आ जाएगा। ठीक है, और 17/26 में जब भाग देंगे 17 तब कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 0.6538 आ जाएगा। ठीक है, और 28/29 में जब भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 7179 हो जाएगा। ठीक है, और 33/52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6346। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा छोटा, यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 63 है, तो 63 छोटा होगा ही। ठीक है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सबसे छोटा ये हो जाएगा आपका 33/52। ठीक है, 18 नंबर भी मैथ से किया क्या था, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब यदि किसी आयतन की मान लीजिए लंबाई a%, चौड़ाई b% बढ़ा दिया जाए, लंबाई a% और चौड़ाई b% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि जो है परसेंटेज क्या होगी, यही पूछा है। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या करते हैं, a+b+ab/100, ठीक है। जहाँ पे जो है बढ़ने पर, ठीक है, प्लस बढ़ने पर और माइनस जो है घटने पर लगा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बढ़ने पहले कहा है बढ़ने पर, तो यहाँ प्लस लगा दिया जाएगा, ठीक है। और जब घटने पर कहा था तो वहाँ पे आप माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a बराबर +20% है, b बराबर माइनस है, मतलब b 20% है ना, तो यहाँ घट रहा है तो माइनस हम कर देंगे, यानी a बराबर हम क्या रख देंगे +20 और b बराबर क्या रख देंगे -20, ठीक है। ये अब इसी को यहाँ पे रख देंगे तो +20 -20 है, माने b का मान जो है माइनस है, तो b -20, फिर क्या है फार्मूला क्या है ab -ab, ठीक है। तो -ab का मान कितना है 20 × 20 बटे कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ये से 1 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये जो है आपका +20 है -20 है तो ये कट गया, तो कितना बचा -4 बचा, ठीक है, -4%, ठीक है। अतः आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी -4% की कमी होगी, ठीक है। माइनस में आ रहा है ना, तो -4% की यहाँ पे आपकी कमी हो जाएगी, घट जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा है, यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप लोग साहब ही कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 तो आएगा ही, ठीक है, 5 आएगा, 15 में एक 5 आएगा, फिर 25, फिर 35, फिर 45 है, फिर कितना आएगा 45, 50, फिर 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, फिर कितना 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार आएगा आपका, ठीक है। तो 19 बार आएगा। पिछवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किससे संबंधित है, तो चंद्रशेखर से संबंधित है, तो ये गलत है, ठीक है। ये चंद्रशेखर से नहीं संबंधित है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में शुरू हुआ था, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी यहाँ पे होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है तो यही सही हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा, ये अटल बिहारी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देखा जाए तो हरियाणा के लिंगानुपात जो है सबसे कम है, ठीक है। और हरियाणा में जो है क्या है 1000 पुरुषों पे जो है 879 महिलाएं हैं, ठीक है। 879 महिलाएं हैं। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है, जहाँ प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक है, 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बाईस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। तो ये ग्रामीण पंचवर्षीय जो योजना थी, ठीक है, उसका अवधि कौन सा था, तो 2007 से लेकर के जो 2012 तक
चली थी, ठीक है, उसमें जो है भारत की विकास दर सबसे ज़्यादा हुई थी, जिसमें जो है 9% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधन के बाद घटाकर जो है 8.1% माना गया था, ठीक है, और बाद में जो है 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2007 से लेकर जो 2012 वाला था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डाटा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो ये 1999 में लागू हुआ था, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 1999 में की गई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को जो है स्वयं सहायता समूहों के संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर जो है स्वरोजगार जो है प्रदान कराना था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, एक तरफ हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक है, और एक तरफ इसमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन। तो इसको मिलान करना है। तो हीरा में क्या पाया जाता है? तो हीरा में कार्बन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और संगमरमर में जो है कैल्शियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और बालू में तो आप लोग जानते होंगे सिलिकॉन, और स्नेहक में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। तो ए में 4 देख लीजिए, यहाँ पे दो जगह है ए में 4। अब बी में 1 देखिए, तो बी में 1 यहाँ पे 3 है, देखिए बी में यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन ऑक्साइड जो होता है वो शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर द्रव में पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। ये पिघलता नहीं है, सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है, उड़ने लगता है। तो आपका ये शुष्क बर्फ माना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है पूछा है, ठीक है। नेगेटिव पूछा है, किसके अपरूप नहीं है? कार्बन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में। तो इसमें कोई सबके अपरूप हैं, ठीक है। कार्बन के भी होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हटाया गया था आयोग द्वारा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अपरूप एक ही भौतिक स्थिति में एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप होते हैं, जब एक दूसरे से अपने भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं, तो वही जो है अपरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने अपरूप होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, ठीक है। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से जो है, आभासी भार जो होता है उसके वास्तविक भार से जो है अधिक होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? तो आप लोग जानते होंगे स्टील में ध्वनि की वेग जो है सबसे अधिक होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए ध्वनि का निर्वात के संचरण नहीं होता। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। 29 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है पूछा है, ठीक है। आनुवंशिक रोग इसमें से नहीं है। तो ये रतौंधी जो होता है, ये रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। और ये जो रंजकहीनता हुआ, हीमोफीलिया हुआ, वर्धानता हुआ, ये जो सब हैं ये आनुवंशिक रोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का, ठीक है। पित्ताशय वसा का जो है इमल्सीकरण करता है, ठीक है। अतः इसमें उपस्थित पत्थर वसा के पाचन को प्रभावित करेगा। पित्ताशय थैली में पित्त रस संग्रहित होता है जो यकृत में बनता है।
जब यह रस छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए डी ई के पाचन में मदद करता है। पित्ताशय में जो है पत्थर तभी बनता है जब पित्त परिवहन संक्रिया जो है संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके परीक्षा में जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए थे 2013 में। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर आप लोग जो है बेस मान करके सामान्य अध्ययन का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ से 40 प्रश्न आपकी जो है पेपर में आएंगे। तो आप लोग इसको जो है आधार बना करके, और भी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जा करके पेपर वहाँ प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, तो जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।